लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द गार्जियन में पत्रकार गेबी हिल्स लिखती है कि ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ये साफ हुआ है कि कानून की नजर में महिला का मतलब जैविक महिला है। लेकिन इस फैसले के बाद लोगों के बीच भ्रम और बढ़ गया है, खासकर ये लेकर कि ट्रांसजेंडर लोग किन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शौचालय, स्पोर्ट्स टीम या महिला समूह। ब्रिटेन के समानता आयोग के प्रमुख किशोर फाल्कन ने संसद में कहा कि ट्रांस महिलाएं अब महिला ओनली समूहों या सेवाओं का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी, लेकिन इससे ट्रांस लोगों में असुरक्षा बढ़ी है और भरोसा घटा है। लेखिका कहती है कि ये सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक मसला भी है। ये सिर्फ नियामक नहीं, राजनीतिज्ञों को आगे आकर ऐसा कानून बनाना होगा जो जमीनी हकीकत में भी काम करे, क्योंकि कानून अगर रोजमर्रा की जिंदगी में उलझन पैदा करे तो उसे सुधारना जरूरी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख में बताया गया है कि आज राजनीति में हमारे वोट की अहमियत बढ़ गई है, लेकिन लोगों का भरोसा चुनाव प्रक्रिया पर कम होता जा रहा है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए टाइम्स ओपिनियन ने द चॉइस नाम से एक नई पहल शुरू की है, जिसका मकसद है चुनावों के वक्त मतदाताओं को बेहतर जानकारी देना। इस पहल के तहत न्यूयॉर्क शहर के 15 जानकार नागरिकों की एक टीम ने मेयर पद के 9 डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को 6 प्रमुख मुद्दों पर जांचा। कई पैनलिस्ट शुरुआत में असमंजस में थे। कुछ ने जिन उम्मीदवारों को चंदा दिया, बाद में उन्हें ही नहीं चुना। लेख में यह भी बताया गया कि कुछ लोग एंड्रयू कुओमो की आलोचना करने से हिचक रहे थे, जो उनकी नेतृत्व शैली पर सवाल खड़े करता है। द चॉइस मतदाताओं को सिर्फ एक समर्थन नहीं, बल्कि विविध और सूचित राय देने का माध्यम है, जिससे वे खुद सही निर्णय ले सकें। अल जजीरा ने लिखा है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इस्तांबुल में हाल ही में हुई शांति वार्ता एक बार फिर नाकाम रही। केवल कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी, जो ये दिखाता है कि मौजूदा बातचीत की प्रक्रिया कारगर नहीं हो रही। लेख में कहा गया है कि इस युद्ध को सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी से नहीं सुलझाया जा सकता। ये सिर्फ जमीन या शक्ति का मामला नहीं है, एक ऐसा संघर्ष है जिसमें लोगों की पहचान, दुख, न्याय और ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। जब तक बातचीत में न्याय, जवाबदेही और मानव पीड़ा की गहरी समझ नहीं जोड़ी जाएगी, तब तक कोई टिकाऊ शांति मुमकिन नहीं। केवल कूटनीति नहीं, सामाजिक मेल मिलाप भी जरूरी है। लेखक का मानना है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र को मिलकर एक नया न्याय आधारित सार्वजनिक समावेशी संवाद शुरू करना चाहिए, जिसमें जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार किया जाए। शांति के लिए सबसे पहली शर्त है इंसानी तकलीफ को समझना और स्वीकार करना। यही मजबूती की असली पहचान है, ना कि कमजोरी। डॉन अखबार में प्रकाशित लेख में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर बात की गई है। लेखक बताते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली व्यापक और सार्वजनिक सुरक्षा नीति है, जिसे पूरी तैयारी और सलाह मशवरे के बाद तैयार किया गया था। इस नीति का मकसद सिर्फ बॉर्डर या सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक मजबूती, नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा और लैंगिक बराबरी जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। इसका मूल संदेश है, पाकिस्तान की असली सुरक्षा उसके नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी है। लेखक को लगता है कि नीति में स्वास्थ्य का हिस्सा कमजोर है और जमीनी स्तर पर इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं दिख रहे। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि इस नीति को फिर से देखा जाए, अपडेट किया जाए और सही मायनों में लागू किया जाए, ताकि पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना मजबूत सुरक्षा नजरिया पेश कर सके। अहमदाबाद में हुआ भीषण विमान हादसा सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि तकनीकी लापरवाही, संस्थागत जवाबदेही और एयर ट्रैवल पर बढ़ते भरोसे के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। इस हादसे में 242 लोगों की जान जाने की आशंका है, जिनमें कई युवा डॉक्टर, वरिष्ठ नागरिक और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे जाने माने नाम भी शामिल हैं। लेकिन यह हादसा सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये उन सवालों की कहानी है जो धुएं और मलबे में सुलग रहे हैं। देश और दुनिया के अधिकतर अखबारों ने इस पर अपनी बात रखी है। जनसत्ता का संपादकीय इस हादसे को एक चेतावनी के रूप में देखता है। तकनीकी खामियों, बोइंग ड्रीमलाइनर की पुरानी समस्याओं और उड़ान के शुरुआती मिनटों में हुए फेलियर को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। अखबार सवाल उठाता है कि क्या यह हादसा किसी बड़ी तकनीकी विफलता का नतीजा है, जिसे समय रहते सुधारा जा सकता था। जनसत्ता ने इस दुर्घटना को भारत के एविएशन सिस्टम के लिए एक अलार्म कहा है। अमर उजाला का संपादकीय सबसे पहले मानवीय पक्ष को छूता है। अखबार ने इसे हृदय विदारक हादसा बताते हुए न केवल पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताई, बल्कि ये भी कहा कि आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियों की गहन समीक्षा अब अनिवार्य हो चुकी है। उसने बोइंग की ट्रैक रिकॉर्ड और ड्रीमलाइनर की सुरक्षा को लेकर उठते सवालों पर भी ध्यान दिलाया है।
अमर उजाला ने मांग की है कि हर हवाई अड्डे पर मौजूद संसाधनों और कर्मियों की तैयारी को अब सिर्फ दिखावे की नहीं, व्यवहारिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इस हादसे को इस सदी का सबसे भयावह भारतीय विमान हादसा कहा और बोइंग ड्रीमलाइनर के अतीत को खंगालते हुए सवाल उठाया कि कहीं कंपनी ने पहले सामने आई तकनीकी शिकायतों को दबा तो नहीं दिया। अखबार ने बोइंग की साख और भारत के एविएशन सेक्टर पर इस हादसे के दीर्घकालिक प्रभावों की आशंका भी जताई है। साथ ही ये भी चेताया है कि अगर लोगों का भरोसा टूटा तो ये देश के चौथे सबसे बड़े एविएशन मार्केट को बड़ा झटका दे सकता है। दैनिक भास्कर में वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने बेहद मार्मिक लेख लिखा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी पर हमारे अंधे भरोसे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये हादसा हमें याद दिलाता है कि मशीनें कितनी भी उन्नत हों, गलती का एक पल पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। लेख में स्थानीय लोगों की आंखों देखी घटना का जिक्र है जब एक ट्रेनी डॉक्टरों की कॉलोनी के ऊपर आग का गोला गिरा और जिंदगी अचानक राख हो गई। शीला भट्ट ने लिखा है कि अगर भारत को एयर ट्रेवल का ग्लोबल हब बनना है तो जवाबदेही और सुरक्षा को सिर्फ दस्तावेज नहीं, संस्कार बनाना होगा। सभी अखबारों की बातों में एक सामान्य है, सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। यह हादसा न सिर्फ 242 परिवारों के लिए एक दुखद अध्याय है, बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर के लिए आत्म परीक्षण का क्षण है। टेक्नोलॉजी पर भरोसा तभी सार्थक है जब उसके पीछे जवाबदेही हो। सिर्फ एयरबस या बोइंग से बड़े सौदे करना ही प्रगति नहीं है, जब तक हर उड़ान में बैठा मुसाफिर ये ना जान ले कि वो सुरक्षित घर लौटेगा। ये सिर्फ एक विमान नहीं गिरा, ये उस भरोसे की परतें दरक गई हैं जो हवाई यात्रा को रोजमर्रा का हिस्सा मानने लगी थी। अगर ये हादसा हमारी व्यवस्था, सोच और तैयारी को झकझोर सके, तभी ये मौतें बेवजह नहीं जाएंगी। द वायर ने एक लेख में कहा है कि एक नाव थी मैडलीन, जो भले ही गाजा तक राहत नहीं पहुंचा सकी, लेकिन उसने उम्मीद, हिम्मत और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की नई लहर जरूर पैदा कर दी। 12 देशों के नागरिकों ने इजराइल की नाकेबंदी को चुनौती दी। इस नाव पर ग्रेटा थनबर्ग समेत कई जाने माने कार्यकर्ता थे। इजरायली सेना ने इसे रोक दिया, कुछ को हिरासत में लिया गया, कुछ को डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन ये यात्रा सिर्फ राहत सामग्री की नहीं थी, ये यात्रा प्रतीक थी दुनिया भर के आम लोगों की जालिम सत्ता के खिलाफ आवाज बनने की कोशिश की। द वायर का लेख बताता है कि मैडलीन की पहल भले ही रोकी गई हो, लेकिन इससे नए अभियान और बड़ी एकजुटता की राह खुल गई है। द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख में पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव चोपड़ा ने सिक्किम के भारत में विलय और उससे जुड़ी जटिलताओं पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इतिहास में एक समय खलनायक माने गए काजी लेंडुप दोरजी को अब कई लेखक लोकतंत्र के नायक के रूप में देख रहे हैं। चोपड़ा ने सिक्किम पर लिखी गई कई महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करते हुए ये दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना के कई पहलू होते हैं। कोई विलय कहता है, कोई कब्जा, कोई धोखा, तो कोई जन आंदोलन। लेख का मकसद साफ है, इतिहास को सिर्फ सत्ता की नजर से नहीं, जमीन पर मौजूद लोगों की सोच, असमंजस और अनुभवों से भी समझना चाहिए। द हिंदू के संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी को भारत कनाडा संबंधों में जमी बर्फ पिघलाने का मौका बताया गया है। ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब दोनों देशों के रिश्ते खालिस्तान मुद्दे और कनाडा के आरोपों के चलते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। संपादकीय मानता है कि भले ही आमंत्रण आखिरी समय में आया हो, लेकिन इससे संकेत मिला कि दोनों देश अब आगे बढ़ने के इच्छुक हैं। कनाडा में 18 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी और व्यापारिक संभावनाएं इस रिश्ते को और भी अहम बनाती हैं। ये लेख संतुलन और संभावनाओं की बात करता है, पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की जरूरत को रेखांकित करता है। ये सिर्फ एक शिखर सम्मेलन में भागीदारी नहीं, बल्कि भारत कनाडा रिश्तों को पटरी पर लाने का मौका भी है, जिसे दोनों देशों को गंवाना नहीं चाहिए। द टेलीग्राफ ने संपादकीय दिया है जिसमें सवाल उठाया है कि डिग्री बड़ी या नियम। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैद्य जयंत देव पुजारी की नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया है। वजह यह है कि उनके पास पीएचडी थी, लेकिन कानून के मुताबिक इस पद के लिए भारतीय चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी था। कोर्ट का कहना है कि पीएचडी शोध की डिग्री होती है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन एक तय कोर्स को पास करने के बाद दी जाती है। भले ही पीएचडी आमतौर पर ऊंची डिग्री मानी जाती है, लेकिन अगर नियम में साफ तौर पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है तो पीएचडी को मान्य नहीं माना जा सकता। ये मामला दिखाता है योग्यता से ज्यादा जरूरी है कानून का पालन। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब ज्यादा पढ़ाई भी अयोग्यता बन सकती है। लेट्स माइक आज का अखबार में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।